Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher engineer Muhammad Yamin and you are watching my YouTube channel The Quantum Realm. FSC Physics Part 1 Chapter 11 Special Theory of Relativity के ऊपर आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11.4 टॉपिक द इक्वलेंस बिटवीन मैस एंड एनर्जी। सो मैस एंड एनर्जी के दरमियान एक रिलेशनशिप। प्रीवियसली हमने देखा मैस वेरिएशन। According to special theory of relativity, mass is not an absolute quantity, but it is relative. So moving mass is always greater than the rest mass. जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मैस इंक्रीज हो जाता है। यहाँ मैस इंक्रीज होने का मतलब इनर्शिया का इंक्रीज होना था। और इनर्शिया की दो फॉर्म पढ़ी थी हमने, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ मैस एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल एंड रिलेटेड टू ईच अदर। हर मैस के इक्वलेंट एक एनर्जी होती है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हर मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और हर एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। सो स्टार्ट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस एंड एनर्जी आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज बट आर इंटरकन्वर्टेबल। ऑल्दो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मैस और एनर्जी अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। द टोटल एनर्जी ई एंड मैस आर रिलेटेड एज। टोटल एनर्जी और मैस कैसे रिलेट होते हैं, तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो हर मैस के इक्वलेंट एक एनर्जी होती है जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। हियर एम डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेस्ट मैस नहीं है बल्कि ये मूविंग मैस है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, किस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर विल बी इट्स मैस अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो मैस जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। रेस्ट मैस एनर्जी हमारे पास ई नॉट है, विच इज रिटन एज ई नॉट इक्वल्स टू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब रेस्ट मैस एनर्जी हमेशा कम होती है मूविंग मैस एनर्जी से। क्यों? क्योंकि मूविंग मैस हमेशा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू रेस्ट मैस। क्योंकि ये मैस ज्यादा है तो इसलिए एनर्जी ज्यादा होगी, और ये मैस कम है इसलिए एनर्जी कम होगी। आगे चल के हम कैलकुलेट करेंगे कि मैस में जो चेंजेस आते हैं वो कितना आते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि हम जो डेली लाइफ में बात कर रहे होते हैं उसमें मैस चेंजेस कितने होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन में किस तरह ये अफेक्ट करते हैं। सो ये रेस्ट मैस एनर्जी है और ये मूविंग मैस एनर्जी है। नोट दैट दिस एनर्जी एम सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट मैस एनर्जी से ज्यादा है कौन सी एनर्जी, मूविंग मैस की एनर्जी। द डिफरेंस इन एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन एंड इज रिप्रेजेंटेड एज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये डिफरेंस मोशन की वजह से आया, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर वो होती है काइनेटिक एनर्जी। सो इसे हम लिख सकते हैं कि ये डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये एनर्जी है मोशन की वजह से, ये एनर्जी है रेस्ट मैस की वजह से, तो ये एनर्जी ज्यादा है इससे, इसमें से ये माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन एनर्जी। सो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल आ गई। इसी इक्वेशन में एम सी स्क्वायर आप ले लें कॉमन, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब एम माइनस एम नॉट को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एम। सो एम माइनस एम नॉट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करें, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब एनर्जी में भी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स चेंज आता है जब मैस में चेंज आता है, तो वो जो चेंज इन एनर्जी है या चेंज इन मैस एम ड्यू टू चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज गिवन एज। अगर आपको ये डेल्टा एम फैक्टर निकालना हो तो वो किस तरह निकालेंगे, इस सी स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये वही काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैंने चेंज इन एनर्जी से रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा एम। अब इस इक्वेशन से हम रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि ये सी स्क्वायर फैक्टर बहुत ही लार्ज है, large quantity. This implies that the small change in mass require very large change in energy. देखिए ये फैक्टर है बहुत ज्यादा, तो अगर तो एनर्जी चेंजेस हुए स्मॉल, तो एक बड़ी वैल्यू से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत ही कम आएगा, तो वो मैस चेंजेस कुछ सिग्निफिकेंट तो नहीं होंगे। अगर आप सिग्निफिकेंट चेंजेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैस में एक सफिशिएंट चेंज आए जो ऑब्जर्व किया जा सके, जो कैलकुलेट किया जा सके, तो उसके लिए एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी प्रीवियसली हमने देखा कि हर मैस की इक्वलेंट एक एनर्जी है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
एक छोटा सा मैस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेन करता है। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप मैस में चेंज लाना चाहते हैं, कोई सिग्निफिकेंट चेंज, तो उसके लिए एनर्जी चेंज बहुत लार्ज रखना होगा। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर फैक्टर बहुत लार्ज है। सी स्क्वायर फैक्टर स्टूडेंट्स इक्वल होता है, देखिए सी होता है 3 × 10⁸, तो उसका स्केयर ले लें आप। ये फैक्टर होता है 9 × 10⁻16। अब ये ह्यूज फैक्टर है। इतने बड़े फैक्टर से जब आप छोटे से चेंज को डिवाइड करते हैं ना, तो वो 10⁻⁻14 -15 या -16 में अगर आंसर आता है तो वो कोई चेंज नहीं होता मैथ्स का, वो इतना कम चेंज है कि दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, जिसे आप इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि एक सफिशिएंट चेंज आए मैथ्स में, तो फिर ये फैक्टर भी लार्ज होना पड़ेगा, ये जो चेंज इन एनर्जी है। अगर ये क्वांटिटी भी इतना हो जाए 9 × 10⁻16 और इतने ही फैक्टर से नीचे डिवाइड करें, तो फिर चेंज इन मैथ्स 1 आएगा। ठीक है, सो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ अब सफिशिएंट चेंज आया है जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो क्या रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन की कि सी स्क्वायर फैक्टर बहुत लार्ज है। सो इट इंप्लाइज दैट द स्मॉल चेंज इन मैथ्स, थोड़ा सा भी चेंज लाना चाहते हो मैथ्स में, रिक्वायर वेरी लार्ज चेंज इन एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा किसको? एनर्जी को। अब हम देखते हैं एवरीडे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता। एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट चेंज इन मैथ्स। अब एवरीडे लाइफ में स्टूडेंट्स क्या होता है जैसे एक कार की एनर्जी ले लें आप, जैसे एक बुलेट की एनर्जी ले लें आप, क्या डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे होते हैं उनकी एनर्जी आप कैलकुलेट करें मूविंग स्टेट में, वो एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। इस वजह से डेली लाइफ में ये अगर फैक्टर कम हुआ तो नीचे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ये कांस्टेंट है। सो इस बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करने पे जो चेंज आता है मैथ्स में वो इतना कम आता है कि वो डिटेक्ट नहीं हो सकता या ऑब्जर्व नहीं हो सकता। सो एवरी एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट चेंज इन मैथ्स। डेली लाइफ में क्या होता है कि एनर्जी चेंजेस जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं वो एनर्जी चेंजेस बहुत बड़े नहीं होते, सिवाय एटॉमिक एक्सप्लोजन या एटम बम वगैरह के। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लेटर ऑन देखते हैं। सो यहाँ बात हो रही है डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ में जो नॉर्मली आप मोशन ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एनर्जी एंड मास चेंजेस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फाउंड टू बी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस। अच्छा, एनर्जी और मास चेंजेस जो हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में स्पेशली, वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे। और हम बात करते हैं एटॉमिक बम की या हाइड्रोजन बम की, न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन की। स्टूडेंट्स, इसमें एटॉमिक बम हो या हाइड्रोजन बम आल्दो ज़्यादा एनर्जी कंटेन करता है, और जो एटम बम होता है जो न्यूक्लियर फिशन प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसमें एनर्जी रिलेटिवली कम होती है, बट दोनों में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा चेंज इन एनर्जी जब आप बड़े फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट मैस चेंज आएगा और एनर्जी चेंजेस आएंगे। सो वो उसके ऊपर जब चेक किया जाता है आइंस्टाइन की ये इक्वेशंस, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल फॉर अ ट्रेन। लेट अस कंसीडर कि एक ट्रेन जिसका मैस हम ले रहे हैं 2 लाख kg, 2 × 10⁻⁵ kg, और वो ट्रेन मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकंड। एक्सट्रीम लेवल हम कंसीडर कर लेते हैं दोनों का। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? इस ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी हो, सो 1/2 m×v²। सो नाउ 1/2 m आपके पास है 2 लाख और v आपके पास है 100, इसका स्केयर करें। इस 2 से ये 2 कैंसिल करें, आंसर आपके पास ये 10⁵ और वो 10⁴ हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 10⁹ जॉल। आल्दो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा एनर्जी चेंज जब ट्रेन रेस्ट में हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब वो मूविंग स्टेट में है, स्पेशली मूविंग विद दिस वेलोसिटी एंड हैविंग मास 2 लाख kg, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रेन की कितना होगी? 10⁹ जॉल। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रेन का मास चेक करते हैं कि कितना चेंज आया उसके मास में, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग फिर मूविंग मास तो हमेशा ग्रेटर होता है। तो ट्रेन अगर मूव कर रही है तो उसका मास ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स रेस्ट मास। ये स्टूडेंट्स रेस्ट मास है। तो अब मूविंग मास हम निकालते हैं, उसके लिए हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी होगी, डेल्टा m इक्वल्स टू डेल्टा E/c²।
अब डेल्टा ई आपके पास कितना है, वो तो है 10⁻⁹ और सी स्क्वायर फैक्टर कितना होता है 9 × 10⁻16, ये मैंने यहाँ पे निकाल के लिखा हुआ है। सो यहाँ से डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 0.11 इंटू 10⁻, ये ऊपर ले जाएं 9 - 16 तो -7 kg। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.0000, ये हमारे पास मैसेज आ रहा है। अब मूविंग मैस के जो मूविंग ट्रेन का जो मैस में चेंज आया वो देखें स्टूडेंट्स कितना है 0.00000001 kg। अब इस मैस को उठा के आप इसमें ऐड कर लें और मुझे बताएं कि कितना मैस आएगा। तो ये तो बहुत कम चेंज आया है। यस, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है बहुत ही फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। यही ट्रेन अगर मूव करने लग जाए इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो देन आप देखेंगे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा किसके अंदर, ट्रेन के मैस के अंदर। तो यस, याद रखना है आपने कि एवरीडे लाइफ सिचुएशंस के ऊपर आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिजल्ट्स नहीं देगी, या अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो रिजल्ट्स या वो चेंजेस, जैसे यहाँ मैथ्स में चेंज हमने निकाला, वो इतना कम होगा कि वो नेग्लेक्ट कर देंगे आप, वो नेग्लिजिबल होगा या इतना स्मॉल होगा कि वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इस वजह से जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका इतलाक हमारी डेली लाइफ चीज़ों के ऊपर नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि सब एटॉमिक वर्ल्ड जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दे आर वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, दे हैव स्पीड अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, उनके ऊपर ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, लेट्स सपोज कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, फिशन फ्यूजन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें एनर्जी चेंज कितना आ रहा है 5 × 10⁻14 जॉल, उसमें मैस चेंज सिग्निफिकेंट होगा। आप ये वैल्यू उठा के पुट करें यहाँ पे और सी स्क्वायर यानी इस फैक्टर से डिवाइड करें, इस दफ़ा जो मैस चेंज आएगा आपको शायद कुछ ग्राम में मिले। तो यस, मैस चेंज हुआ है और सिग्निफिकेंट चेंज आपको तब मिलता है जब एनर्जी चेंजेस बहुत ह्यूज हों। देखिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस एनर्जी, और ये भी हमने एक ऐसा केस डिस्कस किया था जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल सकती थी, तो उसको लेके हमने समझा बावजूद उसके हमारे पास जो मैस में चेंज आया वो बहुत ही कम आया। तो ये वो वजह है स्टूडेंट्स कि डेली लाइफ में जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनके मैस में हम कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि उनका मैस जितना रेस्ट मैस होता है उतना ही मूविंग मैस होता है, नियरली उतना ही होता है, तो उसमें कोई फिजिकल चेंज ऑब्जर्व नहीं होता।